हेलो एवरीवन, बर्ड जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। ठीक है, तो ये है सू नहर। सू नहर ये किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरेन झीलों को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर टोटल 5 नहर हैं। टोटल कितनी नहर हैं? 5 नहर हैं। ये 5 नहर कौन कौन सी हैं? मैं पश्चिम से पूरब दिशा में आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। सबसे पश्चिम दिशा में है सुपीरियर झील, सबसे पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर झील के बाद है मिशिगन झील। मिशिगन झील के बाद है ह्यूरेन झील। ह्यूरेन झील, ह्यूरेन झील के बाद पूरब दिशा में है इरी झील। ठीक है, और इरी झील के बाद सबसे लास्ट में है ओंटारियो झील। ठीक है, ये 5 झील हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, जो सुपीरियर झील है इसके किनारे पर डुबुत शहर है। ठीक है, मिशिगन झील के किनारे पर ही शिकागो शहर है। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे पर ही है। और इरी झील के किनारे पर है डेट्रॉयट शहर। डेट्रॉयट शहर, ये शहर भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट्रॉयट शहर है ये हमारा ऑटोमोबाइल के लिए यानी कि मोटर गाड़ी बनाने के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? ऑटोमोबाइल के लिए, मोटर गाड़ी बनाने के लिए फेमस है ये, जो हमारा डेट्रॉयट शहर है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सू नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? सू नहर सुपीरियर और ह्यूरेन इन दोनों को जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरेन इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है वो है सू नहर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इरी और ओंटारियो इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो जो झील हैं इन दोनों को जो जोड़ने वाली नहर है उसको बोलते हैं बेलैंड नहर। क्या नाम है उसका? बेलैंड नहर। ये जोड़ती है इरी और ओंटारियो को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन 5 नहरों को जोड़ने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी अमेरिका की 5 नहरों को जोड़ती है? तो वो है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कनाडा की सबसे लंबी नदी यानी कि राष्ट्रीय नदी कनाडा की कौन सी है? तो कनाडा की राष्ट्रीय नदी है मैंकेजी नदी। मैंकेजी नदी ये कनाडा की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, मैंकेजी नदी के बारे में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मैंकेजी नदी है उसका जो मुहाना है वो बना बर्फाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ रहती है यहाँ पर, बर्फाच्छादित रहता है। तो मैकेंजी नदी का जो मुहाना है वो बर्फाच्छादित रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरेन झील को जोड़ती है, ये आपको याद रखना था, पूछा जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि विश्व की प्रमुख 3 नहरें हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, विश्व की 3 प्रमुख नहरें हैं, कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखनी है स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। ठीक है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। एक आपको याद रखनी है पनामा नहर। पनामा नहर। ठीक है, और तीसरी आपको याद रखनी है कील नहर। कील नहर। इन तीनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वेज नहर, पनामा नहर और कील नहर, इनके बारे में हम देखेंगे। तो जो स्वेज नहर है उसकी जो लंबाई है स्वेज नहर की वो है 162 किलोमीटर। कितनी है? 162 किलोमीटर लंबाई है स्वेज नहर की। पनामा नहर की बात की जाए तो पनामा नहर की लंबाई है 82 किलोमीटर। और यदि कील नहर की बात की जाए, कील नहर की लंबाई है 99 किलोमीटर। तीनों नहरों की लंबाई आपको याद रखनी है। पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है, सबसे छोटा है बड़ा कौन सा है? तो सबसे छोटी नहर अगर बात की जाए तो वो है पनामा नहर, उससे बड़ी कील नहर और उससे बड़ी स्वेज नहर। सबसे बड़ी स्वेज नहर है। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्वेज का निर्माण 1869 में हुआ था, गलती से लिख गया यहाँ पर। पनामा नहर का जो निर्माण है वो हुआ था 1914 में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, स्वेज नहर का 1869 में हुआ था। ठीक है, और कील नहर का निर्माण कब हुआ था? कील नहर का हुआ था 1998 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको सन भी याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। पनामा नहर 1914 में,
स्वेज नहर 1869 में और कील नहर 1948 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है कि कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो कील नहर किन किन को जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? कील नहर। कील नहर जर्मनी में है, कील शहर भी जर्मनी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कील नहर किस देश में है? तो जर्मनी के जो पार्ट है, जर्मनी की भूमि को खोदकर बनाई गई है ये कील नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को ये जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। 162 किलोमीटर लंबी है, सबसे बड़ी है। अगर बात की जाए पनामा नहर की, तो पनामा नहर जोड़ती है सबसे बड़े महासागर को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, और अटलांटिक महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही नहर एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्वेज नहर 162 किलोमीटर, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर 82 किलोमीटर, ये 1869 में बनी, 1914 में बनी थी पनामा नहर। पनामा नहर 1914 में बनी थी। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, और कील नहर 1998 में बनी थी, 99 किलोमीटर लंबी है, जर्मनी है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जर्मनी अगर नाम आए तो जर्मनी पे आपको राइन नदी याद आ जानी चाहिए। जर्मनी का नाम आते ही आपको राइन नदी याद आ जानी चाहिए। अब ये जो राइन नदी है, ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, यूरोप की व्यस्त नदी है ये। ठीक है, और राइन नदी फेमस क्यों है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, कोयला मिलता है इस नदी में। ठीक है, व्यापारिक शहर है राइन पर, कोयला यहाँ पर मिलता है। ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बगल में है राइन नदी। इतने फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट थे जो कि याद रखने थे तीनों नहरों के बारे में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेलिन नहर किन नदियों को आपस में जोड़ती है, तो आपने दो नदियाँ सुनी होंगी, डॉन और बोलगा। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट नहर का नाम आया है अभी, स्टेलिन नहर। स्टेलिन नहर ये किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है डॉन और बोलगा शहरों को, डॉन और बोलगा शहरों को ये जोड़ती है। डॉन, सॉरी शहर नहीं, नदी, डॉन और बोलगा नदी। बोलगा नदी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो डॉन और बोलगा, इन दोनों नदियों को जोड़ने वाली जो नहर है वो है स्टेलिन नहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहर है स्टेलिन नहर, इसलिए आपको याद रखनी है। अब हम जल संधि देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जल जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। अब जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भूमध्य का प्रवेश द्वार, ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाबा अल मंदेब जल संधि, सेकंड है बाबा अल मंदेब जल संधि। जो बाबा अल मंदेब जल संधि है, इसको कहा जाता है आंसुओं का द्वार। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार। बाबा अल मंदेब जल संधि को कहा जाता है आंसुओं का द्वार। थर्ड है हमारी पाक जल संधि। पाक जल संधि आपको पता होगा किन दो देशों के बीच में है? पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं इसको। तो पाक जल संधि ये दो देशों के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य। किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। पाक जल डमरू मध्य से कहते हैं भारत प्लस श्रीलंका के मध्य में ये जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक है, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। अब ये जो डेविस जल संधि है, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की
विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। ठीक है, ये किन किन दो देशों के बीच में है? तो ये है यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस, इन दो देशों के मध्य है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं। बाबा अल मंदेब जल संधि, आंसुओं का द्वार इसे कहते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी यूके और फ्रांस के बीच में ये जल संधि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? तो डेविस जल संधि जोड़ती है ग्रीनलैंड और कनाडा को। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ती है डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड प्लस कनाडा को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि। अब ये जो डेविस जल संधि है ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ने वाली जल संधि है डेविस जल संधि, और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है डेविस जल संधि। ठीक है, सेकंड जो जल संधि हमको याद रखनी है वो है हमारी डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि है? डोबर जल संधि। ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, डोबर जल संधि। अब ये जो डोबर जल संधि है ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन दोनों देशों को अलग करती है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन दोनों देशों को जो अलग करती है वो है डोबर जल संधि। अब ये जो डोबर जल संधि है ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से भी जोड़ती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से ये जोड़ती है। उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल से। अब यहीं पर अगर आप उत्तरी सागर का नाम आया है तो एक क्वेश्चन और याद आ जाना चाहिए आपको उत्तरी सागर से। उत्तरी सागर से क्या क्वेश्चन याद आना चाहिए कि उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर, इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और ये बाल्टिक सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है वो है कील नहर। कील नहर की लंबाई है 99 किलोमीटर, जर्मनी देश में है ये। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1998 में हुआ था। तो ये आपको उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है कील नहर। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली जल संधि है डोबर जल संधि, और यूके और फ्रांस को जोड़ने वाली जल संधि भी कौन सी है? डोबर जल संधि। तो ये आपको याद रखना था डोबर जल संधि के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिर और आमू नदियां कहाँ गिरती हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सिर व आमू नदियां बहुत फेमस नदियां हैं ये, सिर व आमू नदियां। तो सिर और आमू नदी ये जाती हैं अरल सागर में। कौन से सागर में जाती हैं? अरल सागर में जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार। सिर व आमू नदियाँ अरल सागर में जाकर गिरती हैं, और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती हैं। दो देश हैं, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, इन दोनों की सीमा ये बनाती है सिर व आमू नदी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि डॉन और डोनेट्स ये नदियां गिरती हैं एजोब सागर में, डॉन और डोनेट्स नदी गिरती हैं एजोब सागर में। ठीक है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है बोल्गा और यूराल नदी। कैस्पियन सागर इसमें गिरती है बोल्गा प्लस यूराल नदी। बोल्गा प्लस यूराल नदी। अब कैस्पियन सागर का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कैस्पियन सागर से 5 देश जुड़े हुए हैं। कैस्पियन सागर से 5 देश जुड़े हुए हैं। इसमें रूस भी आता है, इसमें अजरबैजान भी आता है, आपको याद रखना है, अजरबैजान भी इसमें आता है। तो ये आपको याद रखना है, 5 देश इससे जुड़े हुए हैं कैस्पियन सागर से।
अब अगर बात किया जाए काला सागर की, तो काला सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? काला सागर, काला सागर में गिरती हैं डैन्यूब, नील्टर और नीपर नदी। डैन्यूब, डैन्यूब प्लस नील्टर प्लस नीपर नदी, ये गिरती हैं काला सागर में। तो ये आपको याद रखना है। कैस्पियन सागर में बोलगा और यूराल नदी गिरती है। सिरबे आमू नदी अरल सागर में गिरती हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की ये सीमा बनाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है ये। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ राजधानी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? लापाज। और ये जो लापाज है ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलीविया की राजधानी है लापाज और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो बोलीविया की राजधानी लापाज है और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये राजधानी है। अगर आपसे बात की जाए कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी फेमस भी है, आपको सभी को पता भी होगी, इसे वेनिस भी कहते हैं, पेरिस भी कहते हैं। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनर्स आयर्स। क्या नाम है? ब्यूनर्स आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनर्स आयर्स। इसको तावा राजधानी भी कहते हैं। अगर बात की जाए चिली, चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी है सेंटियागो। आपको सारी की सारी जो राजधानी है जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए पेरू की राजधानी बताओ, तो पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। तो आपको याद रखनी है, रिपीट कर देता हूँ। बोलीविया की राजधानी लापाज, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनर्स आयर्स। बोलीविया की राजधानी है लापाज। चिली की राजधानी है हमारी सेंटियागो। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट रेखा देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं जो दो देशों के मध्य में है। अगर बात की जाए रेड क्लिफ रेखा की, रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य में है ये आपको बताना है। मैगीनाट रेखा, मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच में है ये भी आपको बताना है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो आप सभी को पता होगा, फेमस भी है। भारत और पाकिस्तान, आए दिन यहाँ पर युद्ध विराम होता रहता है। ठीक है, छुटपुट युद्ध की घटनाएं आती रहती हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है रेड क्लिफ रेखा। अगर बात की जाए मैगीनाट रेखा की, तो मैगीनाट जो रेखा है वो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच में है मैगीनाट रेखा। अगर बात की जाए डूरंड रेखा की, कौन सी रेखा की? डूरंड रेखा की। डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा दो देशों के मध्य में है और डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। भारत प्लस अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है, भारत प्लस अफगानिस्तान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा ये किन दो देशों के मध्य में है? तो ये है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में। बेल्जियम प्लस जर्मनी के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, अगर पांचवी रेखा आपसे अगर बात की जाए तो वो है मैकमोहन रेखा, जो आपको याद रखनी है। मैकमोहन रेखा ये भी फेमस रेखा है, यहाँ पर भी आए दिन तनाव बना रहता है। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। किन दो देशों के मध्य है? भारत प्लस चीन के मध्य में है मैकमोहन रेखा। तो ये पांच रेखाएं जो आपको याद रखनी है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। मैग्नाइट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के मध्य है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है।
तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि याद रखने थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। वर्ल्ड जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान न्यूज़ में फेमस है क्योंकि 20 साल के बाद अमेरिका यहाँ से चला गया है और तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान पर हो गया है। तो किसका शासन हो गया है अफ़गानिस्तान पर? तालिबान का। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अफ़गानिस्तान के साथ किन देशों की सीमाएं लगती है और किन देशों की सीमाएं नहीं लगती है। तो अफ़गानिस्तान के साथ एक तो देखो तजाकिस्तान की सीमा लगती है, तजाकिस्तान की सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तजाकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। इसके अलावा ईरान की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की सीमा लगती है, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। चाइना की सीमा भी लगती है थोड़ा सा, जो अपना उइगर प्रांत है, सिंजियांग प्रांत है चीन का, तो चाइना की सीमा भी लगती है। और भारत की सीमा, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको हम एक नाम भी देते हैं जो कि आपको याद रखना है, डूरंड रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देश हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। रूस की अफ़गानिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है? मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन सागर से 5 देश लगते हैं। इससे पहले वाली जब हम वीडियो पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कैस्पियन सागर के बारे में। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है इससे टोटल 5 देश लगते हैं। इसमें 2 इम्पोर्टेंट नदी मैंने बताई थी, कौन सी नदी गिरती हैं ये आप कमेंट करके बताओ। तो इसमें 2 नदी गिरती हैं, एक तो बोलगा प्लस यूराल, बोलगा प्लस यूराल नदी भी इसमें गिरती है। कैस्पियन सागर से हमारे लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। पहला अगर बात की जाए तो पहला लगता है रूस। दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा हमारा इससे लगता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तीसरा अगर बात की जाए तो वो लगता है ईरान। और चौथा अगर बात की जाए तो वो लगता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और पांचवा अगर बात की जाए जो कि फेमस भी है, अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया में कुछ टाइम पहले युद्ध भी शुरू हो गया था, ये इसलिए आपको याद रखना है। अजरबैजान, आर्मेनिया, ये आपको अजरबैजान से युद्ध हो गया था। अब अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये 5 जो देश हैं ये लगते हैं। बोलगा और यूराल नदी यहाँ पर गिरती है। ईरान के, अब ईरान का नाम आया है तो ईरान का नाम आते ही आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, ईरान का नाम आते ही आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए कि ईरान में ही रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। तो ईरान का नाम आते ही आपको रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971, आर्द्र भूमि दिवस इस दिन मनाया जाता है। सूर्योदय का देश अगर आपसे पूछ लिया जाए, कुछ देशों के इम्पोर्टेंट नाम हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1000 झीलों का देश या फिर झीलों का देश, तो झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत झीलें पाई जाती हैं, तो फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डूबते सूर्य का देश कौन सा है, डूबते सूर्य का देश कौन सा है, तो डूबते सूर्य का देश का नाम आएगा ब्रिटेन। डूबते सूर्य का देश है ब्रिटेन, ठीक है। अगर आपसे पूर्व का गेट पूछा जाए तो भी ब्रिटेन आएगा, पूर्व का गेट भी ब्रिटेन आएगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा है, दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा है, तो दक्षिण का ब्रिटेन अगर पूछा जाए तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये दक्षिण का ब्रिटेन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, तो ये तो आप सभी को पता होगा,
सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को। किससे बोला जाता है? जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। मध्य रात्रि में जहाँ पर सूर्य निकलता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश, तो मध्य रात्रि में जहाँ पर सूर्य निकलता है ऐसा देश है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। झीलों का देश फिनलैंड, सूर्योदय का देश जापान, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, पूर्व का गेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन, इसके अलावा मध्य रात्रि में सूर्य का देश नॉर्वे। तो ये 5 जो देश हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। अब चाहे कि इनमें से कौन सी एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क शहर में अपन गलती कर देते हैं। न्यूयॉर्क शहर यूएसए की राजधानी नहीं है। यूएसए की राजधानी अगर आपसे पूछे तो वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी, ये यूएसए की राजधानी है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछे, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे राजधानी पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। अगर आपसे पूछे चीन की राजधानी, अगर आपसे पूछ ले चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। अगर जर्मनी की राजधानी आपसे पूछे तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी का नाम आते ही आपको कौन सी नदी याद आ जानी चाहिए? जर्मनी का नाम आते ही आपको राइन नदी याद आ जानी चाहिए। राइन नदी, कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है इस नदी के किनारे। अब अगर आपसे पूछ ले, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व का डेट्राइट, डेट्राइट मैंने आपको एक शहर बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। डेट्राइट एरी नदी के किनारे पर है। पूर्व का डेट्राइट, ये जो डेट्राइट शहर है ये इरी झील के किनारे पर है, ठीक है। अमेरिका में है इरी झील। अमेरिका में 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी और ह्यूरेन और ओंटेरियो। तो इरी झील के किनारे पर है डेट्राइट शहर। ये यहाँ पर क्या है? ऑटोमोबाइल का केंद्र है, प्रमुख ऑटोमोबाइल नगरी है डेट्राइट, ठीक है। तो पूर्व का अगर डेट्राइट पूछा जाए तो वो है नागोया। नागोया पूर्व का डेट्राइट है, ये आपको याद रखना है। नागोया सिटी पूर्व का डेट्राइट है। अगर आपसे पूछ ले पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, तो पूर्व का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे तो पूर्व का मैनचेस्टर है ओसाका शहर। ओसाका शहर पूर्व का मैनचेस्टर है। पूर्व का डेट्रॉइट पूछे तो नागोया शहर है, ये आपको याद रखना है जरूर। डेट्राइट शहर कहाँ पर है? ये है अमेरिका में है डेट्राइट शहर, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप में फेमस है डेट्राइट शहर, इसलिए आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए विषुवत कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कहते हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप अगर मैं बना दूं तो अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर तो गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर तो गुजरती है कर्क रेखा और नीचे गुजरती है विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा के नीचे गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है। तो हमसे पूछा है कि विषुवत कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला, यानी कि विषुवत रेखा का जो कटिबंध है ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप पूछे तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, ऑब्वियसली, ठीक है। भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को गर्म महाद्वीप भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय इसकी जलवायु है, गर्म महाद्वीप भी इसे कहते हैं। सारा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, ठीक है। अब मैंने राजधानी आपको बताई दी थी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली की राजधानी सेंटियागो, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। अब रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो ये है ब्राज़ील में।
ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो, इसलिए ही 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, इसलिए आपको याद रखना है। कॉन्गो बेसिन अगर पूछ ले तो कॉन्गो बेसिन कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका का पेरिस किसे कहते हैं, अमेरिका का पेरिस किसे कहते हैं? अमेरिका का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो अमेरिका का पेरिस कहा जाता है अर्जेंटीना यानी कि ब्यूनर्स आयर्स शहर को, ब्यूनर्स आयर्स शहर को। ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, तो अमेरिका का पेरिस कहा जाता है ब्यूनर्स आयर्स को, इसलिए आपको याद रखना है अमेरिका का पेरिस ब्यूनर्स आयर को कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि ब्लैक फॉरेस्ट आपको जरूर याद रखना है, जर्मनी का नाम याद आते ही इस पर क्वेश्चन आता है ब्लैक फॉरेस्ट। अब ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। डैन्यूब नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है। कौन सी नदी की? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी यहीं से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से ही। और डैन्यूब नदी गिरती कौन से में है? डैन्यूब नदी गिरती है काला सागर में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नीलटर नदी भी काला सागर में गिरती है, डैन्यूब नदी भी काला सागर में गिरती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्रह्मोत्तर पर्वत श्रृंखला है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा, विंध्याचल, ये मैकाल, ये सब भारत में है। सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सॉल्ट रेंज ये है पाकिस्तान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सियरा नेवादा, सियरा नेवादा ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट दफनाया जाता है। सियरा नेवादा पूछी जाती है, सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा कहाँ पर है? यूएसए में है। और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, उसको यहाँ पर पहाड़ी में दफनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोसजस पर्वतमाला, बोसजस पर्वतमाला कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस में, बोसजस पर्वतमाला। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। डैन्यूब नदी यहाँ से निकलती है, डैन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। जर्मनी में राइन नदी भी है जो कि कोयला के लिए फेमस है। सतपुड़ा रेंज भारत में है। सियरा नेवादा यूएसए में है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। बोसजस फ्रांस में है। एक बार हम जल्दी से जल्दी रिपीट करेंगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और भारत के साथ सीमा रेखा शेयर करता है। भारत के साथ इसकी जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। कैस्पियन सागर में 5 देश मिलते हैं, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। रूस में 5 देश गिरते हैं और बोलगार, यूराल नदियाँ भी रूस में गिरती हैं। रामसर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। इसे आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं, ईरान में हुआ था। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में निकलता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ना कि न्यूयॉर्क। चीन की बीजिंग है, जर्मनी की बर्लिन है, जर्मनी में राइन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा राजधानी है। पूर्व का डेट्रायट, मैंने आपको डेट्रायट बताया था कि ये अमेरिका में शहर है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो पूर्व का डेट्रायट नागोया को कहते हैं। जापान में पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। विषुवत रेखा में सबसे अधिक क्षेत्र महाद्वीप का गर्म महाद्वीप है ये। पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल को हुआ था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये हुआ था। अमेरिका का पेरिस ब्यूनर्स आयर्स को कहा जाता है, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। डैन्यूब नदी निकलती है, काला में गिरती है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सियरा नेवादा यूएसए में है। बोसजस फ्रांस में है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।